देखिए, आज हम आपको क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान विषय का रिवीजन टेस्ट का मॉडल आंसर बताने जा रहे हैं। तो देखिए कि प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में आता है 1791 के फ्रांस के संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक कौन थे? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष के ऊपर के महिला और पुरुष। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है, यूरोप के रेडिकल समूह के लोग समर्थक थे। तो बहुमत पर आधारित शासन और विशेषाधिकार के विरोधी उपयुक्त में से दोनों आएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो नहीं गुजरती तो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती। स्थायी पूंजी नहीं है, तो स्थायी पूंजी नहीं है रॉ मटेरियल। अब हम देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो लोकतंत्र का आंसर आएगा शासन का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। भीमराव रामजी अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद में देखिए कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है तो वो द्वीप कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर है। तीसरा प्रश्न आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चर्च द्वारा किसानों से वसूल किया जाने वाला कर टाइथ कहलाता था। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 अंश 25 है। और हर साल भारत में 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। भारत के उन द्वीप का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से बनते हैं। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप। और दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है? तो गोरे अल्पसंख्यक और अक्षत्र बहुसंख्यकों का। पालमपुर गांव में कोई एक गैर कृषि कार्य बताइए। तो पालमपुर गांव के बहुत सारे गैर कृषि कार्य थे, हमें कोई एक बताना है। तो डेयरी स्वामी के रूप में कार्य करना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 आता है, इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन समाजवादी थे। तो राइट। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो हाँ इसका भी है सत्य आएगा। लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम प्रावधान रहता है, तो नाम मात्र का प्रावधान रहता है, ये गलत आएगा, असत्य आएगा। कालाबाजारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, यह भी असत्य आएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न 5 तक, जो कि हर एक प्रश्न के एक एक नंबर है, इसका अध्ययन किया। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए कि 2 दार्शनिकों के नाम बताइए जिनके विचार में फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। तो वो वॉल्टेयर, रूसो और मॉन्टेग्यू। इसके बाद में प्रश्न आता है कि अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है आपको, खूनी रविवार किसे कहा जाता है या खूनी रविवार से क्या अभिप्राय है? खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को घटित घटना है। यह घटना रविवार के दिन होने के कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। यह घटना रूस में घटित हुई थी। इस दिन पादरी गेपाल के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस नजार का महल के सामने पहुंचा। जो पुलिस और कैलेश ने मजदूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 मजदूर घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6वें का आंसर है, अथवा वाला। तो इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, कोई भी एक प्रश्न हल करना है। तो एक प्रश्न था 2 दार्शनिकों के नाम लिखी जिसमें विचारों में फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया, और अथवा वाला था खूनी रविवार वाला। और उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का ये अथवा वाला क्वेश्चन है। एक प्रश्न हमने देख चुका, उन देशों के नाम लिखिए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, तो उसका हमने अध्ययन कर लिया। अब देखिए भूगर्भिक प्लेटें क्या हैं? तो भूगर्भिक प्लेटें पृथ्वी की ठोस परत के नीचे मौजूद पारंपरिक धाराएं हैं जिनकी परपटी या स्थल मंडल को कई बड़े भागों में बांटती है। इन भागों को भूपर्टी प्लेट कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है, नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के
प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाली अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें 28 वर्ष तक जेल में भी रहना पड़ा था। 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बनकर के सामने आया, जिसमें नेल्सन मंडेला की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा है, लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में कोई 3 तर्क लिखिए। तो पक्ष में देखिए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है, लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता। लोकतंत्र के विपक्ष में देखिए, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता भी नहीं होता। तो ये पक्ष और विपक्ष हमने दोनों जाने। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 9 आता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में बोलता है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। तो आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना है या तो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती है, इसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। गैर आर्थिक क्रिया मनुष्य की वे सब क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं है या उन्हें मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापा जा सकता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। उसके बाद में दूसरा, एक श्रमिक का मजदूर पर खेती में कार्य करना आर्थिक क्रिया कहलाता है। माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है। उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है, शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना आर्थिक क्रिया है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर में पढ़ाना गैर आर्थिक क्रिया है। फिर आता है नेक्स्ट, इसी का अथवा है 9वें का अथवा प्रश्न। तो आपको 2 में से एक ही करना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह के विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की गई है। तो विभिन्न क्रियाओं का 3 प्रमुख क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि को लिया जाए, फसलों के उत्पादन के लिए मुख्यतः प्राकृतिक कारकों जैसे मृदा, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः कृषि उपज एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार वन, पशुपालन, खनिज आदि को भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। उसी प्रकार से आता है द्वितीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोहे से मशीन बनाना और कपास से कपड़ा बनाना, यह प्राथमिक गतिविधियों के बाद अगला कदम है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती वरन उन्हें मानवीय क्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये क्रियाएं किसी कारखाने या में हो सकती हैं। चूंकि इस क्षेत्र में क्रमशः संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस औद्योगिक क्रिया भी या क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक या सेवा क्षेत्र, इस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र से भिन्न होती है। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती वरन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक फुटकर बाजार बेचने के लिए रेल या ट्रक आदि परिवहन की आवश्यकता होती है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में उतना करने के लिए बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्पादन और व्यापार में सुविधा के लिए टेलीविज़न, इंटरनेट, पोस्ट ऑफिस, कोरियर आदि की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। अब हम प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं कि बांगर और खादर भूमि में अंतर लिखो और अथवा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर लिखो। तो किसी भी एक प्रश्न के उत्तर में अपने को नंबर देना है। तो देखिए कि बांगर भूमि पुराने जलोढ़ अवसाद के निक्षेप से निर्मित उच्च भूभाग को बांगर भूमि कहा जाता है। खादर भूमि बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भाग को खादर भूमि कहा जाता है। और दूसरा है ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और खादर भूमि में यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है।
फिर आता है बांगर के क्षेत्र में चूनायुक्त कंकड़ों की बहुलता एवं आर्द्रता कम होती है, अतः कम उपजाऊ होती है। खादर भूमि जलोढ़ मिट्टी वाली होती है। इसका विस्तार, बांगर भूमि का विस्तार पंजाब उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है। खादर भूमि का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। तो पूर्वी घाट दक्षिण के पठार से पूर्वी सिरे तक स्थित पूर्वी घाट कहलाता है। दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित पश्चिमी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, उनकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बहती है। इसमें अनेक छोटी छोटी नदियां बहती है। इसमें वनस्पति नहीं पाई जाती, ये अनेक प्रकार की वनस्पतियों से ढका है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेरी की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बहती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे अन्नामुंडी और डोडा बेटा है। इस प्रकार से हमने इस पार्ट में 10 क्वेश्चनों के आंसर का संपूर्ण रूप से उत्तर देखा। अब हम 11 से 21 के प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।